एक ठंडी रात न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में सन्नाटा छाया हुआ था। साल था 1964 और तारीख 13 मार्च। एक 28 साल की लड़की किट्टी जेनोविस अपने घर लौट रही थी। सुबह के करीब 3 बजे का समय था। उस टाइम किट्टी के साथ एक ऐसा जुर्म हुआ जिसने 38 लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर क्या हुआ था उस रात किटी के साथ? क्यों इतने लोग बस देखते रहे बिना कुछ किए? आइए शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपके दिल को छू जाएगी। किट्टी जेनोविस, जिसका जन्म 7 जुलाई 1935 को न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन एरिया में हुआ था। किट्टी अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके 4 छोटे भाई बहन भी थे। किटी का स्वभाव काफी फ्रेंडली नेचर का था। 1954 में किट्टी की फैमिली फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई, लेकिन उस समय किट्टी ने न्यूयॉर्क में ही रहने का फैसला किया क्योंकि वो एक स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहती थी। तब किटी की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। किट्टी ने अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शुरुआत में छोटी मोटी नौकरियां की, जिसमें बेसिक ऑफिस वर्क और क्लर्क जैसे काम शामिल थे। किट्टी के करियर में बड़ी सफलता तब आई जब उन्हें क्वींस के एव्स 11th हॉर बार में बार मैनेजर की नौकरी मिली। ये बार उस वक्त काफी लोकप्रिय था और किट्टी अपने काम के लिए जल्दी ही अप्रिशिएटेड होने लगी। उसकी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म की वजह से वह अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के बीच लोकप्रिय थी। किट्टी अपने पार्टनर मैरियन जिलोनको के साथ क्वींस के क्यू गार्डन एरिया में रहती थी। मैरियन जिलोनको भी एक लड़की ही थी। उस जमाने में एलजीबीटीक्यू रिश्तों को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता था, लेकिन किट्टी और मैरियन अपनी जिंदगी के फैसले के बारे में काफी मजबूत थे। किट्टी एक बार में मैनेजर का काम करती थी, इसके लिए उनका काम देर रात तक चलता था। उस दिन मतलब 13 मार्च 1964 को किट्टी अपनी फिएट 600 कार चलते हुए सुबह के 3:15 पर अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वो अपनी अपार्टमेंट के पास पहुंची, उसने अपनी कार एक पार्किंग लॉट में लगाई, जो उसके अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर था। किट्टी अपनी कार से निकलकर अपने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगी। उसने कार चलाते वक्त नहीं देखा था कि एक कार उसका पीछा कर रही है। ये कार विंस्टन मोसले की थी, जो उस रात एक अकेली औरत की तलाश में था। विंस्टन ने किट्टी को देखते ही अपनी कार को उसके पीछे लगाया और उसका पीछा शुरू किया। जब किट्टी अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास पहुंची, विंस्टन ने उसे पिछले रास्ते से अप्रोच किया। विंस्टन छुपके किटी के करीब आया और अचानक उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। किटी जोर से चिल्लाई, "ओ माय गॉड, ही स्टैब्ड मी, हेल्प मी!" हे भगवान, उसने मुझे चाकू मार दिया, मेरी मदद करो! इस चीख ने आसपास के अपार्टमेंट के लोगों को जगा दिया। एक आदमी ने अपनी खिड़की से देखा और जोर से चिल्लाया, "लीव दैट गर्ल अलोन! उस लड़की को अकेला छोड़ दो!" विंस्टन डर गया और वहां से भाग गया। किट्टी, जो चाकू के घाव से गिर गई थी, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए आगे बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। विंस्टन भी अपनी कार में वापस बैठ गया और वो आसपास देखने लगा। जब उसने देखा कि कोई किट्टी की मदद करने के लिए नहीं आया है, तो उसने वापस हमला करने का सोचा। विंस्टन उसे जबरदस्ती एक अंधेरे कोने में ले गया और दोबारा चाकू से उसके ऊपर वार करने लगा। अपार्टमेंट के लोगों को किटी की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग इस घटना को विंडो से सिर्फ देख रहे थे। विंस्टन ने उसके ऊपर सिर्फ चाकू से वार ही नहीं किया, बल्कि उसका सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। किट्टी, जो पहले ही घायल थी, इस बार ज्यादा सहन नहीं कर पाई। विंस्टन ने अपने इस घिनौने काम को अंजाम देने के बाद किटी के पर्स में से पैसे चुराए और वो उधर से भाग गया। किट्टी वहां एक लाश की तरह पड़ी थी। फाइनली एक पड़ोसी, सोफिया फरार, उसकी मदद के लिए आई। सोफिया ने पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई, किट्टी ने अपनी जान तोड़ दी थी। किटी के ऊपर जब हमला हो रहा था, तब लगभग 38 लोग उसकी चीखें सुन रहे थे, उसके ऊपर होने वाले अत्याचार को देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, ना ही पुलिस को किसी ने टाइम पे इन्फॉर्म किया। किटी के मर्डर के कुछ हफ्ते बाद पुलिस ने विंस्टन को चोरी के केस में पकड़ लिया। पुलिस ने विंस्टन से जब विस्तार में पूछताछ की, तब उसने पुलिस के सामने अपने अपराध कबूल किए। उसने बताया कि वो रात को क्वींस की सड़क पर सिर्फ इसलिए घूमता था ताकि कोई अकेली औरत को निशाना बना सके। विंस्टन सिर्फ पैसे लूटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गंदी सोच और हिंसक स्वभाव को सेटिस्फाई करने के लिए किट्टी के पीछे गया था। उसका मेन मोटिव था अपनी वायलेंट सेक्सुअल फैंटेसीज को फुलफिल करना।
उसने पुलिस को कबूल किया कि उसने किट्टी के मर्डर के अलावा और भी महिलाओं पर हमला किया था। उसने एक और हत्या की थी, बारबरा क्रैलिक नाम की एक औरत की, उसको भी उसने चाकू से ही मार डाला था। विंस्टन के कन्फेशन के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। उसके ऊपर कई आरोप लगाए गए। विंस्टन मोस्ले को 15 जून 1964 को दोषी घोषित किया गया और उसको मौत की सजा दी गई। लेकिन उसके बाद लीगल अपील्स और न्यूयॉर्क में मौत की सजा के नियमों में बदलाव के कारण विंस्टन की सजा को मौत से उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास में बदल दिया गया। विंस्टन मोस्ले ने अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में गुजारी और 28 मार्च 2016 को 81 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। किट्टी के केस के बाद अमेरिका में 9 एक इमरजेंसी कॉल सिस्टम इंप्लीमेंट की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी आपत्ति में लोगों की सहायता करने का था। इस केस को कई साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने ये नोटिस किया कि लोग एक इमरजेंसी या ऐसे सिचुएशन में हस्तक्षेप करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और उसकी मदद के लिए जाएगा। किटी केस के बारे में भी ऐसा ही हुआ। उधर मौजूद लोगों को लगा कि कोई और उसकी मदद करेगा, कोई और पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या किसी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा। यह सब तब होता है जब लोगों का ग्रुप बड़ा होता है, क्योंकि जिम्मेदारी फैलती है। इसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में बायस्टैंडर इफेक्ट भी कहा जाता है। किट्टी जेनोविस की मौत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे बचाया जा सकता था। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की ट्रेजेडी नहीं है, यह एक समाज का आईना है। सवाल यह है कि जब कोई मदद के लिए चिल्लाएगा तो क्या आप उसे सुनेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और हां, यह भी बताना कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।